गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी प्यारे साथियों को प्रणाम। आप सभी कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन बिंदास होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ेंगे। क्लास आप लोगों की सभी दोस्तों को राधे राधे, सभी नाम और सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। आप जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्लास को हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं और एक बार बता दीजिए कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोगों तक आवाज़ आ रही है। कमेंट्स में आप लोगों के देख पा रही हूँ, तो एक बार फिर से इन कमेंट्स को थोड़ा सा वाइड अप कर देते हैं जिससे अच्छे से सभी बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो मैं रीड कर पाऊँ। चलिए तो भाई दोस्तों, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देना है कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एम आई ऑडिबल? जल्दी से बताएं, फिर अपने चैप्टर को, अपनी इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो। तो खुशबू, आर्यन, विकल, सत्येंद्र, रवि, संजीव, विपुल, विशाल, ये सब बच्चे, सोनू, ये सब बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, सुशील कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है, तो बेटा आवाज़ एक बार इंक्रीज कर लीजिए। आइए बात करते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, मैंने आपको पिछली क्लास में सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बारे में जब बात बताई तो हमने रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ा था। और रुधिर वाहिकाएं हम लोगों ने पढ़ी थी दोस्तों, तो धमनी और शिराएं हमने कर ली थी। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रुधिर वाहिकाओं के बारे में जो कि धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? रुधिर वाहिकाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्लड वेसल्स, यानी छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर से जो ब्लड होता है वो आपके शरीर में बहता है। तो रुधिर वाहिकाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने पिछली क्लास में धमनी और शिरा कर ली थी, है ना विजय? तो हमने पिछली क्लास में धमनी और शिराओं को कर लिया था। मैंने कहा था धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है, पुलमेनरी धमनी, पुलमेनरी आर्टरी। और फिर हमने बात करी थी शिराओं में शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त होता है, और एक शिरा ऐसी है जिसमें कि आपका शुद्ध रक्त मिलेगा जो कि पुलमेनरी शिरा थी, पुलमेनरी वेन थी। हमने बात करी थी कि धमनियां बीपी बनाती है, हमारा ब्लड प्रेशर, जबकि शिराओं से हम ब्लड डोनेट करते हैं। सबसे बड़ी शिरा, सबसे बड़ी धमनी हमने पढ़ा था, सबसे बड़ी धमनी थी महाधमनी, अओर्टा जिसको कहते हैं, और एक ही होती है अओर्टा। और सबसे बड़ी जो शिरा थी वो होती है वेना कावा, यानी महाशिरा। और महाशिरा दो होती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो आओ आज हम बात करते हैं केशिकाओं के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर की जो ब्लड वेसल है जिसको कहते हैं कैपिलरीज। आज हम बात करेंगे दोस्त कैपिलरीज के बारे में, यानी कि केशिकाओं के बारे में। तो जो केशिकाएं होती हैं इनके बारे में याद रखना कि ये सबसे छोटी रक्तवाहिका है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे छोटी रक्तवाहिका होती है, ये सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं कौन सी हैं, तो हम बताते हैं ये होती हैं कैपिलरीज। ठीक है ना, क्लियर? तो ये क्या होती हैं? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, इनको हम लोग कहते हैं। तो ये होती हैं दोस्तों स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इनको हम कहते हैं, यानी सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं केशिकाएं होती हैं। अच्छा, हम लोगों को कभी पेपर में आ जाए कि सबसे बड़ी रक्तवाहिकाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, हाँ मैम ये मैम हो गया ये पार्ट, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो अगर मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ी, तो आप फटाफट से बताएंगे। ये वाले पॉइंट भी मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। इनमें गंदा मतलब मिश्रित खून होता है और धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती हैं। तो फटाफट से हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पूरे पॉइंट्स कर लिए थे, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स हमारे क्लियर थे। अब चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक फटाफट बढ़िया सा रिवीजन हो गया पिछली क्लास का, क्योंकि कल आपकी जो क्लास थी वो हो नहीं पाई थी। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ आज हम हार्ट से चीज़ों को शुरू करेंगे। तो आ जाइए, हेडिंग डालते हैं हार्ट, हेडिंग डालते हैं दोस्त हृदय। हम लोग बात करेंगे हमारे हृदय के बारे में। तो यहाँ से आज की प्रॉपर क्लास जो है वो शुरू। तो देखो, सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि हृदय का जो अध्ययन होता है
उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जब हम हृदय के अध्ययन की बात करते हैं, जब हम हार्ट की स्टडी की बात करते हैं, तो इसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्त? कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। और जो दिल के डॉक्टर होते हैं ना, उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर? उनको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, ठीक, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं हम लोग कि मैम ये जो हमारा हृदय है इसका वजन कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। हमारे हृदय का वजन कितना होता है? तो जब हम हमारे दिल के वजन की बात करते हैं, जब हमारे दिल के हृदय के वेट की बात करते हैं, तो हमारे दिल का जो वजन होता है ये होता है 300 ग्राम। ठीक है, कितना? 300 ग्राम। जबकि जब कभी आपको महिला में पूछ ले स्पेशली, जब कभी आपको फीमेल में पूछा जाए स्पेशली, तो हम बताते हैं महिलाओं के दिल का वजन थोड़ा कम होता है। तो 250 से 280 ग्राम होता है महिलाओं के दिल का वजन। ठीक है, तो महिलाओं का जो दिल होता है वो थोड़ा वजन में कम होता है, लेकिन दिल छोटा नहीं होता महिलाओं का। कभी आप सोचो कि लड़कियों का दिल तो छोटा होता है, नहीं भाई, वो नॉर्मली 300 ग्राम होता है वजन, लेकिन स्पेशली महिला करके आ जाए तो थोड़ा कम, 250 से 280 ग्राम होता है महिलाओं के दिल का वजन। वजन कम है, दिल छोटा नहीं है, दिल तो काफ़ी बड़ा है ना। चलो आओ आगे बात करते हैं कि भाई जो दिल होता है, यहाँ से आपको और क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो हृदय है ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि हृदय एक पेशी अंग है। हृदय एक पेशी अंग है, यानी आपका जो दिल है इसमें हड्डियां नहीं होती हैं, ये पूरा का पूरा मांसपेशी से बना है ना। तो हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। तो जब हम हमारे शरीर के अंदर मस्क्यूलर ऑर्गन की बात करते हैं, जैसे लीवर भी मस्क्यूलर है ना, आप लोगों की बॉडी के अंदर जो आपका दिल है ये भी एक पेशी अंग होता है, मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? आगे बढ़े, है ना। उमेश जी अगर ऐसा कुछ लगा है तो फटाफट से बताओ क्या लगा है। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। अगर हम लोग आगे बढ़े तो हृदय जो होता है हमारा एक पेशी अंग है, हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। आगे बढ़े, अब जब दिल के बारे में आगे और हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, चौथा पॉइंट कि जो दिल होता है ये कैसा नजर आता है, तो हृदय एक बंद मुट्ठी के समान नजर आता है। हृदय बंद मुट्ठी, ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कई बार पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में कि जो हृदय है ये कैसा नजर आता है, तो जैसे आप लोगों की बंद मुट्ठी होती है ना, इस तरीके की शेप का होता है हमारा दिल। तो हमारा दिल जो होता है हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। क्लियर? तो हार्ट इज, आप लोग बताते हैं, हार्ट इज लाइक क्लोज फिट। ठीक है, क्लोज हैंड भी बोल सकते हो या क्लोज फीट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हृदय जो होता है एक हाथ को जैसे हम बंद कर लेते हैं, बंद मुट्ठी के आकार का आपको नजर आता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक, ठीक है। हाँ, मोहम्मद साहिल शेख फाउंडेशन बैच में जो पढ़ाया था उसमें टाइडल वॉल्यूम वाला पार्ट नहीं पढ़ाया था। तो कौन सा बैच बेटा? उसमें आप लोगों को मैंने जो वर्कशीट दी थी ना उसमें आप चेक करना, उसमें टाइडल वॉल्यूम से क्वेश्चन होंगे बिल्कुल। और लास्ट में मैंने बताया था भाई, टाइडल वॉल्यूम बिल्कुल बताया था आपको। जो हार्ट वाली क्लास थी उसके लास्ट में मैंने वो लंग्स वाली जो क्लास थी उसके लास्ट में, सबसे लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे बात करते हैं बेटा कि जो हृदय होता है, अगर हम बात करें हृदय में पाई जाने वाली पेशी कौन सी होती है, तो हृदय की पेशियां किस नाम से जानी जाती हैं पूछा जाता है। तो हृदय की पेशियां हृदय पेशी के नाम से जानी जाती हैं, हृदय पेशी कही जाती है। ये भी पूछा जाता है कि जो हृदय होता है वो जिन पेशियों से बना होता है उनको क्या कहते हैं, तो उनको हृदय पेशी कहते हैं। ठीक है, मसल ऑफ हार्ट्स, मसल्स ऑफ हार्ट, मसल्स ऑफ हार्ट इज आर नोन, आर कोल्ड कार्डिक मसल।
तो हमारा जो दिल होता है ना, इनको बनाने वाली जो मसल होती हैं उनको हम लोग कार्डिक मसल के नाम से जानते हैं। कार्डिक मसल्स उनको कहा जाता है। ये पॉइंट आपको पूछा जाता है, ठीक है। कार्डिक मसल यानी कार्डिक वर्ड का मतलब होता है दिल, और दिल को बनाने वाली पेशी को कहते हैं हृदय पेशी या कार्डिक मसल्स, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो छठा पॉइंट, ये जो हम लोगों का दिल होता है ना, ये एक झिल्ली में बंद होता है। तो हृदय के चारों ओर आपको पूछा जा सकता है कि हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली, चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कौन सी होती है? तो पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। तो हृदय के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्त? पेरिकार्डियम। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो हमारे दिल के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियम। पेपर में क्वेश्चन आता है कि दिल के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है या हमारा दिल जिस झिल्ली में बंद रहता है उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो दिल जिस झिल्ली के अंदर बंद रहता है ना उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। समझ में आ गई बात? उसको कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियम, ठीक। तो यहाँ पर हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है। आप लोग बताएंगे हार्ट इज इनक्लोज्ड, हार्ट इज एनक्लोज्ड। आपका जो दिल है वो बंद रहता है एक झिल्ली में, एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन में बंद रहता है हमारा दिल। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन, दैट कोल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरी का मतलब चारों ओर से और कार्डियम मतलब दिल, दिल को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम। तो हमारा जो दिल है ना वो चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा रहता है, उसी झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम। जैसे कि जब हम हमारे इस दिल की बात करते हैं, जब हम हमारे इस हार्ट की बात करते हैं, तो आपके दिल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन आपको नजर आएगी, है ना, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से आपके दिल के चारों तरफ एक झिल्ली नजर आती है। इसी झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। इसी को कहा जाएगा पेरिकार्डियम, क्योंकि हमारा जो दिल होता है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसको सुरक्षा देने के लिए हमारा दिल एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है। इसी झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। तो दिल को चारों तरफ से ढकने वाली झिल्ली का नाम पेरिकार्डियम होता है। एक दोस्तों ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप देखो जितने भी ऑर्गन है ना हमारे, जितने भी, जैसे हमारे लीवर, हमारे लंग्स की बात करें तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो भी एक झिल्ली में बंद रहते हैं, प्लूरल झिल्ली कहते हैं जिसको, प्लूरल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा था। हमारी किडनी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहती है, ठीक है। और हमारा जो दिल होता है वो भी एक झिल्ली में बंद रहता है। हमारा ब्रेन मेनेंजिस झिल्ली में बंद होता है। तो बहुत से ऑर्गन ऐसे हैं जो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं, है ना। जो हमारे बहुत से ऑर्गन ऐसे हैं जो झिल्ली में बंद रहते हैं। तो आपका जो हृदय है, हृदय के चारों तरफ भी जो झिल्ली पाई जाती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। और ये पेरिकार्डियम 3 भागों में बटी हुई होती है। तो दिल की ये जो मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये जो पेरिकार्डियम होती है, इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये पेरिकार्डियम 3 हिस्सों में बटी हुई होती है, ठीक है। ये पेरिकार्डियम झिल्ली जो होती है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। कौन कौन से 3 पार्ट इस पेरिकार्डियम के हैं? तो भाई आप याद रखना, सबसे पहला भाग होता है इसका, आप बताते हो एक्टोकार्डियम, ठीक है। एक्टोकार्डियम इसको आप बोल सकते हो, एक्टोकार्डियम, ठीक है। या यही आ जाता है एपिकार्डियम के नाम से, एक्टोकार्डियम या एपिकार्डियम इसको आप कह सकते हो, ठीक है। एपिकार्डियम सबसे ऊपर वाला जो इसका हिस्सा होता है एपिकार्डियम, ठीक है, ये हो जाता है। मैम दूसरा बीच वाला हिस्सा हो जाता है मायोकार्डियम, ठीक है। दूसरा बीच वाला हिस्सा हो जाता है मायोकार्डियम, ठीक। तो बीच वाले हिस्से को कहते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाले हिस्से को कहते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम। सबसे अंदर वाला हिस्सा हो जाता है एंडोकार्डियम। इस तरीके से ये जो दिल को ढकने वाली
जो झिल्ली होती है इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, यानी पेरिकार्डियम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्टोकार्डियम या एपिकार्डियम, ये क्या होता है, आउटर पार्ट होता है इस मेम्ब्रेन का। ये इस मेम्ब्रेन का, इस झिल्ली का क्या है, आउटर पार्ट है दोस्त, बाह्य भाग। ठीक है, तो आपके दिल की झिल्ली का या ये जो पेरिकार्डियम है इसका सबसे बाह्य भाग कौन सा होता है, ये होता है एपिकार्डियम। मायो से पता ही चल रहा है, मिडिल पार्ट, M4 मिडिल, M4 मायो, तो ये क्या होता है दोस्त, मिडिल पार्ट होता है। ये आपकी इस झिल्ली का कैसा पार्ट है, मिडिल पार्ट है। ठीक है, मध्य भाग है, आपको याद रखना है, मध्य भाग। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब अंदर वाला सबसे इनर पार्ट कौन सा होता है, तो एंडोकार्डियम। ये क्या है, आपकी मायो पेरिकार्डियम का इनर पार्ट होता है। कैसा पार्ट है दोस्त, इनर पार्ट। ये सबसे आंतरिक पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है, सबसे आंतरिक भाग। ठीक है ना भाई, समझ में आ रही है ना चीजें। चलो भाई, और बच्चों के कमेंट आने लग गए हैं कि होली की छुट्टियां कब से होंगी। अरे भाई, होली अभी मार्च में है, अभी तो फरवरी चल रहा है। आज तो 26 तारीख हुई है, 28 का महीना है ना, 28 की है ना फरवरी इस बार, तो 27 और 28, और एक को आई थिंक संडे है और 2 को मंडे है, तो कहीं 2 को हम लोग देखते हैं कि छुट्टियां जो हैं आपकी होली की होंगी। ठीक है, कुछ टीचर्स हो सकते हैं जो दूर के हैं वो चले जाएं पहले, तो वो देखना होगा कि किस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, चलो, इस तरीके से आप लोगों का ये पेरिकार्डियम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो पेपर में आ सकता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब मैं आपको एक चीज़ और बताकर चलूँ कि जब हम लोग बात करते हैं यहाँ से एंडोकार्डियम की, पेरिकार्डियम की, है ना, ये मैंने आपको बताया इनर पार्ट होता है, ये मैंने आपको बताया मिडिल पार्ट होता है। ठीक, और ये हमने बात कर ली इनर पार्ट होता है। तो ये पार्ट्स भी आप लोगों को पेपर में पूछे जा सकते हैं, है ना। अब देखो, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दिल से संबंधित और क्या पॉइंट्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो हृदय जो होता है ना, एक शिशु के अंदर जब अंगों का निर्माण हो रहा होता है तो हृदय प्रथम बनने वाला ऑर्गन होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डालकर लिखेंगे हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग नोट डालकर लिखेंगे कि शिशु निर्माण के दौरान, ठीक है, या भ्रूण निर्माण के दौरान, भ्रूण निर्माण के दौरान, जब एक भ्रूण बच्चे के शरीर में बन रहा होता है, भ्रूण निर्माण के दौरान हृदय प्रथम बनने वाला अंग होता है। हृदय प्रथम बनने वाला अंग है। ठीक है, बनने वाला अंग है। तो ये पूछा जाता है आपको कि भ्रूण निर्माण के दौरान कौन सा अंग सबसे पहले बनता है, यानी जब एक बच्चा बन रहा होता है उसके अंदर ऑर्गन डेवलप होते हैं, तो कौन सा ऑर्गन सबसे पहले बनता है, तो हृदय। तो आप लोग बताते हो कि हार्ट इज फर्स्ट डेवलप्ड ऑर्गन, फर्स्ट डेवलप्ड ऑर्गन, ऑर्गन इन फीटस। जो फीटस होता है ना, तो फीटस के अंदर सबसे पहला जो ऑर्गन बनता है वो दिल ही होता है। दिल के बाद फिर बनता है दोस्त लीवर। ठीक है, फिर ऐसे कर 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 आपके दूसरे ऑर्गन बनते हैं। ठीक है भाई, है ना। हाँ, होली की छुट्टी में बार बार रिवीजन करेंगे, बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग बात करेंगे। ठीक बेटा, वर्कशीट तो आपकी जब आप बैच को देखते हो ना, तो वर्कशीट फाउंडेशन जब बैच देखोगे, ठीक है, आपका जो साइंस फाउंडेशन बैच है उसमें बैच के अंदर ही वर्कशीट का एक फोल्डर बना है। बायोलॉजी पर क्लिक करोगे और वहाँ पे वर्कशीट का ऊपर आ रहा होगा ऑप्शन, उसमें डली हुई होती। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये भी आपको पूछा जाता है। अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि सेकंड ऑर्गन कौन सा होता है, अगर आपको पूछ ले कि सेकंड ऑर्गन कौन सा है ना, दूसरा अंग कौन सा होता है, तो दूसरा अंग आप लोगों को याद रखना है कि दूसरा जो अंग होता है वो होता है दोस्त लीवर, हमारा यकृत। तो दूसरा ऑर्गन कौन सा होगा हम बताकर चलते हैं, लीवर होता है, यानी हमारा यकृत। तो पहले हार्ट बनता है, फिर आप लोगों का क्या बनता है, लीवर बनता है। ठीक, क्लियर। आप देखो आगे बात करते हैं कि जो दिल होता है हम लोगों का, इसका काम क्या होता है। सब जानते हैं दिल का काम, कौन बच्चा बताएगा मुझे कि हमारा जो हृदय होता है इसका फंक्शन क्या होता है, जल्दी से बताओ।
हृदय का फंक्शन। सौरभ आपका कमेंट मेरे पास बिल्कुल पहुंच रहा है बेटा, बिल्कुल पहुंच रहा है ना? जल्दी से बताओ कि जो दिल होता है, हार्ट होता है हमारा, इसका फंक्शन क्या होता है? अगर मैं आपको यहाँ पर हृदय का फंक्शन लिखवाऊं तो आप लोग क्या बताओगे? हृदय कार्य, हृदय क्या काम करता है? दोस्तों हृदय का जो काम होता है ना, हृदय कार्य, हार्ट फंक्शन, अगर कभी आपको पूछे, दिल का एक ही कार्य है कि दिल करता है रक्त का परिसंचरण। ठीक है, तो दिल का काम होता है रक्त परिसंचरण। क्लियर? रक्त का परिसंचरण करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, रक्त को पंप करता है। कई जगह आपको पंप लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? रक्त परिसंचरण यानी पंप करता है। यानी कि जो हार्ट होता है इसका काम होता है ब्लड पंपिंग, हमारे ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, या ब्लड का सर्कुलेशन करता है। आपके प्रत्येक अंग के अंदर जो ब्लड पहुंच रहा है वो दिल से पहुंच रहा है, दिल ही पंप कर रहा है, दिल ही पंप कर रहा है। जैसे एक पानी की टंकी होती है, उस टंकी के अंदर पानी पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आप कहोगे मैम पाइप कर रहा है, लेकिन उस पाइप में भी पानी किसकी वजह से आ रहा है? मोटर। मोटर नीचे से जमीन में से पानी को खींच रहा है ना, और उस पानी को पाइप के अंदर धकेल रहा है। तो वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो दिल है वही प्रेशर कर रहा है आपकी धमनियों के अंदर ब्लड, और वही ब्लड फिर आपके पूरे ऑर्गन के अंदर पहुंचे। तो ये क्या करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड करता है। ठीक है, केशव जी तबीयत ठीक है, ठीक है। बेटा मैम मेरा क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है क्या? डाउट पूछ रहा हूँ। आपका डाउट क्या है वो नहीं पहुंचा अभी तक मेरे पास, ये मैसेज तो आपका आ चुका है बेटा। ठीक है, चलो आओ अब आगे बात करते हैं। दिल टूटता उठता नहीं है, तो हाइपोथैलेमस है, मैंने आपको बताया होगा कभी। तो दिल का काम सिर्फ इतना है कि रक्त परिसंचरण करता है, ब्लड पंपिंग करता है आपकी बॉडी में ब्लड की, रक्त की। तो जो आपका दिल होता है जब ये पंपिंग करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर दिया इसने, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया तो आपके ब्रेन तक, आपके पूरे ऑर्गन तक, लीवर किडनी तक ब्लड नहीं पहुंचता। ब्लड नहीं पहुंच रहा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही पहुंचती है। तो आपका दिमाग, आपका लीवर, किडनी काम करना बंद कर देते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। यही होता है हार्ट अटैक के अंदर। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, अब आगे बात करते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। अब हार्ट के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा हृदय होता है ना, इस हृदय की जो फंक्शनिंग है वो क्या होती है, हमारा हृदय किस तरीके से काम करता है, या हृदय की संरचना कैसी होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हृदय की संरचना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हृदय की संरचना के बारे में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हमारा दिल होता है वो, उसकी एक कॉम्प्लिकेटेड सी स्ट्रक्चर होती है। हमारे दिल की एक संरचना है जहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। जब हम हमारे दिल को देखते हैं ना दोस्त, तो हमारा जो हार्ट होता है वो आपको ऐसा दिखता है। देख पा रहे हो आप? ये आपका दिल ऐसा होता है आप लोगों को। ठीक है, दिस इज योर हार्ट, ऐसा आप लोगों का दिल होता है। अब जब हम हमारे दिल की स्ट्रक्चर को अच्छे से देख पाएं, है ना, आपको अपने दिल की स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएं, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से ये दिल है हमारा, इसमें कौन कौन से ऑर्गन कहाँ है ना, इसके अंदर कौन सा पार्ट कहाँ पर है। जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ठीक, और ये जो नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं जब हम इस डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगी तो यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे पूरे के पूरे दिल की संरचना को। तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो दिल होता है वो किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो दिल को हम कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। भाई मान लो ये तुम्हारा दिल है ना, ये तुम लोगों का क्या है दोस्त? दिल। अब हमारा, अभी आपको सिर्फ समझना है ना, हमारा दिल दोस्तों 4 कक्षों में बटा होता है। हमारे दिल के पास 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो इस तरीके से आपके दिल को 4 कक्षों में बांट देती है एक पेशी। ठीक है, इस पेशी का नाम क्या होता है? इस पेशी को कहते हैं सेप्टम। इस पेशी को कहा जाता है दोस्त सेप्टम। तो एक पेशी होती है हमारे दिल में जिसको कहते हैं सेप्टम। ये सेप्टम पेशी आपके दिल के 4 कक्ष बनाती है, 4 कक्ष। आपके दिल में जो 4 चैम्बर है ना,
आपके दिल के अंदर ये जो आपको 4 चैम्बर नजर आ रहे हैं, ये 4 चैम्बर किसने बनाए हैं? इस सेप्टम नाम की पेशी ने। आपके दिल को ऐसे 4 पार्ट में बांटने का काम करती है ये सेप्टम पेशी, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब ये 4 चैम्बर बना दिए तो कौन कौन से होते हैं ये चैम्बर? तो भाई इधर वाले होते हैं दाएं, ये ऊपर वाले होते हैं अलिंद, इसको कहते हैं हम लोग दायां अलिंद, इसको कहेंगे दायां अलिंद, यानी राइट एट्रियम, इसको कहा जाता है राइट एट्रियम, ठीक है। और ये वाला होता है बायां अलिंद, इसको कहते हैं बायां अलिंद। तो ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं ना, इनको हम अलिंद कहते हैं, ऊपर वाले जो चैम्बर हैं इनको अलिंद कहते हैं। तो ये वाला हो जाता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और जो दिल के ये नीचे वाले 2 कक्ष दिख रहे हैं इनको कहते हैं निलय, इनको कहा जाता है निलय। तो ये वाला है दायां निलय, ये वाला है दायां निलय, ठीक है। इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। और इसको कहा जाता है बायां निलय, ठीक है, इसको कहा जाता है बायां निलय। दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ये सब आपके दिल के अंदर पाए जाने वाले कक्ष होते, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्या? राइट वेंट्रिकल। समझ में आ गई बात? इतनी आपके दिल की संरचना। ये आपको पूछा जाएगा कि हमारे दिल में कितने कक्ष होते हैं, तो आपने कहा 4 कक्ष होते हैं। इनमें से ऊपर वाले कक्ष जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो आपके दिल के ये जो ऊपर वाले कक्ष हैं इनको कहते हैं अलिंद। तो एक दायां लिंद होता है, एक बायां लिंद होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। मैम दिल के जो नीचे वाले चैम्बर हैं ये वाले, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं निलय, इनको कहा जाता है निलय। निलय भी 2 होते हैं, दायां निलय, बायां निलय, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? अब बात करते हैं कि आप लोगों का ये जो दायां अलिंद होता है, यहाँ पर एक आपकी मांसपेशियों का एक गुच्छा पाया जाता है, यहाँ पर एक मांसपेशियों का गुच्छा होता है। इस मांसपेशी के गुच्छे को क्या कहते हैं? तो इस मांसपेशी के गुच्छे को कहते हैं सैन, यानी SA नोड, इसको कहा जाता है सैन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? साइनो एट्रियम नोड, इसको कहा जाता है साइनो एट्रियम नोड। इसको भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, यही आपके दिल का पेस मेकर है। तो इसको कहते हैं हम लोग साइनो अलिंद खांच, साइनो अलिंद खांच इसको कहते हो। तो ये आपके दिल का नेचुरल पेस मेकर है, आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी दिल की जस्ट संरचना बता रही हूँ। अब आपके दिल में इस सैन से कुछ ऐसे तार के जैसी संरचनाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे। इन तार के जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बंडल ऑफ हिस, इनको कहा जाता है बंडल ऑफ हिस, यानी हिस के गुच्छे, इनको कहते हैं दोस्त हिस के गुच्छे। पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि हमारे शरीर में हिस के गुच्छे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहते हो हमारे दिल में पाए जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी GD में आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आर्मी GD के अंदर बायोलॉजी बेटा 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। चलो, है ना? चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो आप लोगों का दिल है, ये जो आप बेटा वहां नहीं मिल रहा है तो यहाँ पढ़ लो, क्यों इधर उधर के चक्कर में फिर तुम पड़े हुए हो? यहाँ पढ़ लो जब मैं समझा रही हूँ चीजों को। तो अब देखो ये होते हैं बंडल ऑफ हिस के गुच्छे। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़े और अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक और संरचना आपको देखने को मिलती है, यहाँ यहाँ इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं दोस्त AV नोड, इसको कहते हैं हम AVN, AVN मतलब एट्रियम वेंट्रिक्यूलर नोड, एट्रियम वेंट्रिक्यूलर नोड, वेंट्रिक्यूलर नोड, इसको कहते हैं एट्रियम वेंट्रिक्यूलर नोड, ठीक है। यानी कि अलिंद निलय, इसको क्या कहते हैं? अलिंद निलय खांच, इसको कहते हैं अलिंद निलय खांच। तो ये भी आपके दिल के अंदर पाई जाने वाली दूसरी नोड है। एक तो ये हो गई SA नोड और एक हो जाती है AV नोड, ठीक है। अब इससे भी निकलते हैं कुछ संरचनाएं, इससे भी इस तरीके से कुछ गुच्छे निकलते हैं, ऐसे ऐसे, जो पूरे दिल में जाकर ऊपर फैल जाते हैं, यहाँ तक पूरे दिल तक करंट लेकर जाते हैं।
इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है दोस्त, ये जो आपको संरचनाएं नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। इनको कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें ढूंढा था, तो इन्हें कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे तंतु इनको कहते हैं, ठीक है, पुरकिंजे तंतु। अब ये जो पुरकिंजे तंतु हैं, ये भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि ये हमारे शरीर के किस अंग से संबंधित है। ये भी आपके दिल में होते हैं। तो कुल मिलाकर ये इतनी संरचनाएं आपके दिल से संबंधित हैं। ये सब दिल की संरचना से जुड़े हुए भाग हैं। अब एक और पार्ट बताकर चलूंगी कि जब आप अपने दिल की बात करते हो तो आपके दिल के अंदर यहाँ पर आपको एक और पार्ट है जो देखने को मिलता है। यहाँ ऐसे, यहाँ पर दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में 3 दरवाजे होते हैं। 3 दरवाजे, इनको कहते हैं त्रिवलनी कपाट। क्या कहते हैं इनको? त्रिवलनी कपाट, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व। इनको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इंग्लिश में यहाँ लिख देती हूँ, ट्राइकस्पिड वॉल्व। वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देती हूँ। तो ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि अभी सिर्फ समझना है, अभी लिखना नहीं है। लिखवाऊंगी सारी चीजों को बाद में, ठीक है। आपको ये भी पूछा जाता है कि हमारे दिल के किस कक्षों के बीच में त्रिवलनी कपाट होती है। फटाफट से बताओ, आपको त्रिवलनी कपाट हृदय के कौन कौन से कक्षों के मध्य नजर आ रही है? कौन कौन से कक्षों के मध्य नजर आ रही है? जल्दी से बताओ, ठीक है। हाँ, ये पुरकिंजे वही जिन्होंने कोशिका प्रोटोप्लाज्म शब्द को नाम दिया था, वही है ये, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर? जल्दी से बताओ। स्वान प्यारे दोस्त, हमारी भी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल पेपर में क्वेश्चंस फंसाए जाए, ठीक है। देखो, हम कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन हमने जितना एनालिसिस करा है, देखो एक्सपीरियंस से ही चीज़ें सीखी जाती हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर अगर मैं बताऊं तो जो हमारा RWA के ऊपर सबसे पहला बैच आया था, तब से मैं आपको जुड़ी हुई हूँ नर्सिंग असिस्टेंट के साथ, ठीक है। और हर बैच को मैं ही पढ़ा रही हूँ। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ रहा है चीज़ों को लेकर, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी जा रहा है। आप बच्चों से देखो, पूछोगे किसी और प्लेटफॉर्म के कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो नर्सिंग असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं RWA। ये आपको धर्मेंद्र सर ने बताया भी है वीडियो के माध्यम से। तो बिल्कुल आप बेफिक्र होइए और चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। क्लियर? हाँ, जब लिखना हो तो मैं बताऊंगी ये सारी चीज़ें। मैं ये सारी चीज़ें एक फ्लो चार्ट से आपको समझाऊंगी, ठीक। चलो, तो यहाँ से आपने देखा कि त्रिवलनी कपाट कहाँ होती है? दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में। अब सिमिलरली इधर की तरफ भी आप लोग देखोगे कि एक कपाट आपको देखने को मिल है ना। सेम इधर भी आपको यहाँ पर 2 कपाट देखने को मिलती है। इनको क्या कहते हैं? अब यहाँ पर लिख देती हूँ द्विवलनी कपाट। इनको कहते हैं द्विवलनी कपाट। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हृदय के कौन सी कक्ष में द्विवलनी कपाट पाई जाती है? बायकस्पिड वोल्व पाई जाती है। तो बायकस्पिड वोल्व पाई जाती है बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच में। और इसको ना, द्विवलनी कपाट को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। मिट्रल वॉल्व, ठीक है, मिट्रल वॉल्व। तो कभी भी आपको पूछे कि हम मिट्रल वॉल्व किसको कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है मिट्रल कपाट। तो ये द्विवलनी कपाट ही मिट्रल कपाट के नाम से जानी जाती है। द्विवलनी कपाट का दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व, ठीक है। मैम, पुरकिंजे फाइबर में प्रेजेंट ओनली वेंट्रल में? ना मैम, बेटा नहीं। पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं ये आपके पूरे हार्ट तक क्या करते हैं? ये आपके पूरे हार्ट तक करंट भेजते हैं। तभी आपका जो पूरा हार्ट है वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। कैसे कैसे करता है? ऐसे ऐसे करता है, ठीक। इस तरीके से देखो, आप लोगों के ये एट्रियम है, ये ऊपर जो नजर आ रहे हैं ये आपके अलिंद है, और ये जो नीचे नजर आ रहे हैं ये आपके निलय हैं। ऐसे आपका जो दिल होता है वो 4 कक्षों में बटा होता है। 2 अलिंद है ऊपर वाले और 2 निलय हैं नीचे वाले। अलिंद थोड़े छोटे होते हैं, निलय थोड़े बड़े होते हैं। और जब हम लोग अपने दिल के अंदर देखें तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के दिल में जो ये करंट उत्पन्न हो रहा है, जो आपका दिल धड़क रहा है ऐसे 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 ऐसे,
इसको धड़काने का काम पुरकिंजे फाइबर, मतलब जो करंट उत्पन्न हो रहे हैं वो तो एसए नोड से हो रहे हैं। एसए नोड ने सिग्नल भेजे एवी नोड को और एवी नोड ने सिग्नल भेज दिए पूरे शरीर में, पूरे दिल में पुरकिंजे फाइबर के द्वारा। तो पुरकिंजे फाइबर एक तार की तरह होते हैं। जैसे बिजली एक जगह से दूसरी जगह तारों से होती हुई पहुंच जाती है, वैसे ही एवी नोड के अंदर जो एसए नोड से करंट आए हैं वो होते हुए पुरकिंजे फाइबर में पहुंचते हैं और पूरा दिल इस तरीके से काम करने लग जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? ये है आपका दिल, ऐसे धड़कता है आपका दिल। पहले अलिंद, फिर निलय, फिर अलिंद, फिर निलय, फिर अलिंद, फिर निलय, ऐसे 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 होता है। पूरा दिल एक साथ नहीं सिकुड़ रहा, देखो पहले तो अलिंद सिकुड़ रहे हैं, निलय फैल रहे हैं, फिर निलय सिकुड़ रहे हैं, अलिंद फैल रहे हैं। तो ये डांस चलता रहता है आपके दिल में, ये डांस चलता रहता है दोस्त आपके दिल के अंदर, ऐसे करता है आपका दिल। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। दिल फास्ट क्यों धड़कता है? जब ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, बीपी आपका मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होगा तो जल्दी जल्दी दिल के अंदर ब्लड जाता है और उसको जल्दी जल्दी बाहर निकालता है फिर ब्लड, वो हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक, क्लियर? अब चलो, अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अब हम लोग हमारे दिल के बारे में और अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो दिल की संरचना से जुड़े हुए सारे स्ट्रक्चर हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आ जाओ, अब मैं आपको बढ़ाती हूँ कि जैसा मैंने कहा कि हमारे दिल में 4 कक्ष होते हैं, तो कक्षों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। पहले मैं आपको हृदय कक्ष बता देती हूँ कि किसके दिल में कितने कक्ष होते हैं, उसके बाद मैं आपको दिल की कार्यविधि समझाती हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग एक हेडिंग डालेंगे हृदय कक्ष। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अभी अभी हमने हृदय कक्षों के बारे में बात करी थी, हार्ट चैम्बर, कि दिल किसके दिल में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, हम पहले उनको कवर करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिल की क्रियाविधि या जो चीज़ें भी पढ़ाई हैं उनके बारे में समझाऊँ। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि जो मछली होती है, तो जल की रानी होती है, मछली जल की रानी है, इसका दिल कितने कक्षों में बटा होता है? बहुत बार ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। तो मछली का जो दिल होता है वो दोस्तों 2 कक्षों में बटा होता है। मछली के दिल में 2 कक्ष पाए जाते हैं। मछली का जो दिल होता है ये कितने चैम्बर्ड होता है? 2 चैम्बर्ड होता है। मछली के दिल में 2 ही कक्ष पाए जाते हैं, है ना? तो एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। मछली के दिल में जैसे हमारे पास तो 2 अलिंद थे और 2 निलय थे, लेकिन मछली के दिल में 2 ही कक्ष हैं, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, एक निलय होता है। तो पूछा जा सकता है कि जो मछली है इसके दिल में कितने अलिंद होते हैं और कितने निलय होते हैं? एक अलिंद होता है, एक निलय होते हैं। मछली के दिल की बात कर रहे हैं, ठीक है? पुकलंग तो मकड़ी में पाए जाते थे, वो तो लंग्स थे, वो तो लंग्स थे, वो तो फेफड़े थे, लेकिन यहाँ पर तो हम दिल की बात कर रहे हैं। ठीक, चलो। और मछली में ना, क्योंकि मछली के दिल में 2 कक्ष होते हैं, इसीलिए इस संसार में मछली एक ऐसा जीव है जिसमें एकल परिसंचरण पाया जाता है। एकल परिसंचरण क्या होता है अभी इसको आगे समझाऊंगी। अभी आप लिखना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि मछली की निम्नलिखित में से किसमें एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनाए ऐसे, स्टार लगा दिया। तो मछली के अंदर क्या पाया जाता है? सिंगल सर्कुलेशन। मछली में सिंगल सर्कुलेशन होता है। मछली के दिल में खून एक ही बार आता है, तो मछली के दिल के अंदर जो परिसंचरण है वो सिंगल होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है मछली में। अच्छा, दूसरा आपको पूछ ले कि जो मेंढक होता है इसके पास कितने दिल में कितने कक्ष होते हैं? या तो आपको मेंढक पूछ लेगा या आपको उभयचर दे देता है पेपर के अंदर, या आपको दे देता है उभयचर, एम्फीबियन। एम्फीबियन जो होते हैं उभयचर, ठीक है? तो जो एम्फीबियन होते हैं, जैसे मेंढक एम्फीबियन की कैटेगरी में ही आता है, इनके दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो हम बताते हैं, इनके दिल में होते हैं 3 कक्ष। ठीक है, इनका जो दिल होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं भाई? 3 चैम्बर होते हैं। अब 3 चैम्बर हैं तो कितने अलिंद होते हैं मैम, कितने निलय होते हैं? तो आप लोग बताते हो कि 3 कक्ष होते हैं और 3 कक्षों में से 2 तो अलिंद होते हैं, है ना? कितने? 2 अलिंद होंगे और 1 निलय होता है। 2 अलिंद होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 1 निलय होता है। 2 एट्रियम हो जाते हैं और 1 हो जाता है निलय। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि उभयचरों के पास कितने अलिंद होते हैं, इनके दिल में कितने अलिंद होते हैं? तो आपने कहा 2 अलिंद होते हैं। और कितने निलय होते हैं? 1 निलय होता है। तो टोटल 3 चैम्बर हो जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि और क्या पूछा जा सकता है। और आपको पूछा जा सकता है कि जो सरीसृप होते हैं, तीसरे नंबर पर है ना, जो सरीसृप होते हैं जैसे सांप हो गया, है ना, छिपकली हो गई, कछुआ हो गया, तो ये जो रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल्स के दिल में कितने कक्ष होते हैं ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, रेप्टाइल्स आप जानते हो, सांप छिपकली ये सब मैंने आपको बताया था श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में। तो इनका जो दिल होता है उसमें भी 3 कक्ष होते हैं, मेंढक की तरह। यहाँ पर भी कितने चैम्बर होते हैं, 2 के बाद नहीं, 3 ही चैम्बर यहाँ पर भी होते हैं, याद रखना। और कितने कितने वही सिमिलरली कि क्या हो जाते हैं, 2 तो अलिंद हो जाते हैं, 2 अलिंद हो जाते हैं दोस्त, 2 एट्रियम हो जाते हैं। ठीक है, 2 तो क्या हो जाते हैं, एट्रियम, और 1 हो जाता है निलय, 1 हो जाता है वेंट्रिकल, 1 क्या होगा, वेंट्रिकल हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक अपवाद आपको लेकर चलना है, एक एक्सेप्शन यहाँ से आपको पूछा गया है, और जो कई बार पूछा गया है पेपर में, स्टार लगा रही हूँ। एक एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है कि भाई मगरमच्छ के बारे में पूछ लिया जाता है और घड़ियाल के बारे में पूछ लिया जाता है। मगरमच्छ और घड़ियाल, इनका जो दिल है, ये आते तो सरीसृप की कैटेगरी में ही है, मगरमच्छ और घड़ियाल, लेकिन इनका दिल 4 कक्षों में बटा होता है। कभी भी पूछे कि जो मगरमच्छ होता है ना, मगरमच्छ के आंसू तो तुमने सुने होंगे, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, तो जो क्रोकोडाइल होता है और घड़ियाल, मगरमच्छ की प्रजाति का दूसरा जंतु है घड़ियाल, है ना, घड़ियाल, एलिगेटर कहते हैं जिसको, एलिगेटर। तो जो घड़ियाल होता है ये तो थोड़ा छोटा होता है, और मगरमच्छ साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और मगरमच्छ का जो मुंह है वो थोड़ा चौखुंटा होता है आगे से, लेकिन घड़ियाल का मुंह एकदम नुकीला। अगर मगरमच्छ के मुंह को देखोगे तो ऐसा होगा, लेकिन घड़ियाल के मुंह को जब देखोगे तो घड़ियाल का मुंह होता है वो थोड़ा नुकीला होता है, ऐसा। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और मगरमच्छ बड़े होते हैं काफी, घड़ियाल छोटे होते हैं। तो इन दोनों के ही दिल के अंदर कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं, 4 कक्ष, हमारी तरह 4 चैम्बर्ड। इन दोनों के ही दिल में कितने चैम्बर्ड होते हैं, 4, है ना, 4 कक्ष पाए जाते हैं। अब इसमें से 2 अलिंद हो जाएंगे और 2 निलय हो जाएंगे, 2 अलिंद और 2 निलय, है ना, 2 अलिंद हो जाते हैं और 2 निलय, 2 वेंट्रिकल हो जाते हैं एंड 2 एट्रियम हो जाते हैं, एट्रियम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर ये अपवाद है जो आपको पूछा जाता है। क्लियर, ये तो लिखने हैं, ये तो आप लोगों को लिखने हैं बेटा सारी चीजें, मैंने बताया था ना हार्ट चैम्बर कर लेते हैं पहले, ये संरचना नहीं लिखनी थी क्योंकि ये तो समझने के लिए थी, इनको भी आगे मैं आपको बताऊंगी एक चार्ट, फ्लो चार्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ये आपने सारी चीजें जो हैं लिखनी है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। एम्फीबियन तो मैंने बता दिया बेटा, एम्फीबियन जो होते हैं इनके दिल में 3 कक्ष होते हैं, है ना। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम मछली देखते हैं ना, मछली का दिल मैंने अभी आपको दिखाया, देखो ये मछली का दिल है, ये होता है मछली का दिल। जब कोई मछली खाता है तो उसके अंदर से दिल निकलता है, ये है मछली का दिल। एक अलिंद होता है इसके अंदर और एक निलय होता है। ठीक है, ये वाला आपका अलिंद है और ये वाला आपका निलय है। तो मछली के दिल के अंदर एक अलिंद और एक निलय होता है, और मछली में सिंगल सर्कुलेशन मिलता है। ठीक है, मछली के अंदर कैसा मिलता है, सिंगल सर्कुलेशन, ये पूछा गया है पेपर में। तो एक अलिंद होता है, एक वेंट्रिकल और सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, ये अलिंद है नीचे वाला और ये निलय है। तो अलिंद और निलय में दोनों में देखो आपको दिख रहा है गंदा ही खून आ रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्योर ही ब्लड, आपका ब्लड आ रहा है, ब्लू कलर का ब्लड है ना, इम्प्योर ब्लड। तो मछली के दिल में इम्प्योर ब्लड ही होता है बस, बाद में वो उसके गलफेडो में जाकर, बाद में जो उसके लंग्स होते हैं उनमें जाकर वो क्या होता है, गिल्स के लंग्स तो होते हैं गिल्स के अंदर, वो शुद्ध होता है। तो मछली के जो गलफेडे होते हैं, गलफेडे, उनमें जाकर वो शुद्ध होता है और वहां से मछली के शरीर में चला जाता है। तो मछली के दिल में सिर्फ गंदा खून रहता है, और गंदा खून फेफड़ों तक जाता है, उसके गिल्स तक जाता है। फेफड़े तो होते नहीं है मछली के पास, गिल्स होते हैं, गलफेडे, और गलफेडे उसमें ऑक्सीजन मिलाकर उसको साफ कर देते हैं, और वही साफ रक्त फिर उसकी शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि आपको हमें अब अगली बार मतलब नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा कि जो मोलस्का होते हैं, मोलस्का,
जैसे कि ऑक्टोपस, ठीक है। जब कभी आपको पूछे कि जो मोलस्का होते हैं, तो मोलस्का होते हैं दोस्त, मोलस्का में कौन पूछा जाता है? ऑक्टोपस पूछा जाता है। ऑक्टोपस ये पूछा गया है। ऑक्टोपस के दिल में कितने कक्ष होते हैं? ऑक्टोपस जो होता है, इसके दिल में होते हैं दोस्तों 3 कक्ष, ठीक है। ऑक्टोपस के दिल में कितने कक्ष होते हैं? 3। 3 चैम्बर्ड होते हैं। और बच्चों आपको कभी भी पूछे कि इसके पास दिल कितने होते हैं, तो इसके पास दिल या हृदय की जो संख्या होती है, हृदय की संख्या भी 3 होती है। इसके पास हृदय की संख्या भी कितनी होती है? 3। तो नंबर ऑफ हार्ट भी इसके पास कितने होते हैं? तो इसके पास नंबर ऑफ हार्ट भी 3 होते हैं। तो 3 दिल होते हैं और 3 ही दिल में कक्ष होते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा। आगे बात करेंगे हम लोग ऑर्थ्रोपोडा के बारे में। ऑर्थ्रोपोडा या जो जिसमें आपको कॉकरोच पूछा जाता है, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर पूछा जाता है कि कॉकरोच, कॉकरोच के दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो जो कॉकरोच होता है ना, इसके पास सबसे ज़्यादा हृदय में कक्ष होते हैं। कॉकरोच के बारे में आपको पूछा जा सकता है। जब हम बात करते हैं इस कॉकरोच की, तो कॉकरोच के दिल में होते हैं 13 कक्ष, ठीक है। 13 चैम्बर, 13 कक्ष पाए जाते हैं दोस्त। 13 चैम्बर, सबसे ज़्यादा जो चैम्बर्ड होता है ना, वो कॉकरोच का ही दिल होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कक्ष पाए जाते हैं वो कॉकरोच के दिल में है। और यहाँ से ये भी पूछा है कि कितने अलिंद होते हैं, कितने निलय होते हैं, है ना। तो भाई 7 तो अलिंद होते हैं इसके पास। कॉकरोच के दिल में 7 अलिंद होते हैं, है ना। एट्रियम कितने होते हैं? एट्रियम होते हैं 7। और 6 होते हैं दोस्तों निलय, 6 होते हैं इसके पास निलय, 6 होते हैं इसके पास वेंट्रिकल। तो ये भी आपको कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर भी हमने छाप दिया स्टार, ठीक है। हमने यहाँ पर छाप दिया है दोस्तों स्टार। तो ये भी आपको पेपर में पूछी गई हैं चीज़ें। अब बात करते हैं कि मैम पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो आसमान में उड़ती हैं, बर्ड्स, पक्षी, मुर्गा, ठीक है, कोई भी पक्षी, कोई भी बर्ड आप ले लो, इनके दिल में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। हमारी तरह, जैसे हमारा दिल है ना, वैसे ही इनके दिल में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, ठीक है। और कैसे कैसे? वही हमारी तरह 2 अलिंद होंगे और 2 निलय होंगे। 2 अलिंद होते हैं दोस्तों, 2 अलिंद। 2 एट्रियम होते हैं, क्लियर, एंड वेंट्रिकल। 2 निलय होते हैं हमारी तरह। 2 क्या हो जाते हैं? निलय। 2 वेंट्रिकल हो जाते हैं। इस तरीके से किसका दिल कितने कक्षों में बटा है, ये सब आपको पूछा जाता है ना। क्लियर। चलो आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको पूछ लिया जाता है कि जो वो होते हैं, जैसे हम लोग हैं स्तनधारी, है ना, हम लोग किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। तो हम लोगों से कभी भी पूछे कि जो स्तनधारी होते हैं, इनका जो दिल होता है वो कितने कक्षों में बटा है? स्तनधारी में कौन आते हैं? तो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमल्स, गिलहरी, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो, और हम इंसान, तो मैमल्स किस कैटेगरी में? सब आते हैं। तो इनके अंदर 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे पास। वो मैं आपको अभी बता चुकी, वो मैं आपको अभी अभी बता चुकी, है ना। तो हमारे पास या स्तनधारियों के पास 4 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें से 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद हो जाते हैं, 2 एट्रियम, एट्रियम हो जाते हैं, एंड वेंट्रिकल हो जाते हैं। 2 निलय हो जाते हैं, ठीक है, 2 वेंट्रिकल हो जाते हैं। ये हैं पॉइंट्स जो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑक्टोपस का नहीं लिखा, ऑक्टोपस का नहीं लिखा, कहाँ नहीं लिखा? ये लिखा हुआ ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस के पास कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं बेटा। मोलस्का संघ में तो आता है ऑक्टोपस। तो मोलस्का करके पूछ ले या ऑक्टोपस करके पूछ ले, आपको बताना है 3 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष होते हैं राहुल, आपको लिखा हुआ है बेटा ऑक्टोपस, ठीक है। चलो वैसे ही ऑर्थ्रोपोडा करके पूछ ले या कॉकरोच करके पूछ ले, तो आपने बता दिया ये होते हैं आप लोगों के 13 चैम्बर। कॉकरोच के अंदर कितने कक्षीय हृदय होता है? 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसके पास। अब हम बढ़ रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन और आता है कि आपको पूछ लिया जाता है
केंचुए के बारे में। केंचुआ, केंचुआ होता है, इसका दिल कितने कक्षों में बटा है? केंचुआ, अर्थवोम। तो दोस्तों जो अर्थवोम होता है ना, इसके दिल में होते हैं 0 चैम्बर। और अर्थवोम के दिल में कोई कक्ष ही नहीं होते, ठीक है। तो आप लोग बताते हो शून्य कक्ष पाए जाते हैं, शून्य कक्ष, कोई कक्ष नहीं होते इसके दिल में। 0 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसका। तो किसका दिल 0 चैम्बर्ड होता है? तो आपने बताया केंचुए का। लेकिन केंचुए के पास दिल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमारे पास तो एक ही दिल है, हमारे पास तो भाई एक ही दिल है, लेकिन केंचुए के पास दिल की संख्या 5 से 8 होती है। तो केंचुए के पास दिल की संख्या कभी भी पूछे, हृदय की संख्या कभी भी पूछे, ठीक है, हृदय की संख्या। तो इनके पास जो हृदय की संख्या है, नंबर ऑफ हार्ट जो होता है, नंबर ऑफ हार्ट वो कितना होता है? नंबर ऑफ हार्ट्स, तो यहाँ पर आप बताते हो 5 से 8। तो इसके पास, केंचुए के पास 5 से 8 दिल पाए जाते हैं। पे एक दिल नहीं संभलता, ये देखो 5 से 8 दिल को संभाल कर बैठा होता है, छोटा सा केंचुआ होता है। तुमसे कितना छोटा है ये केंचुआ, फिर भी ये क्या काम करता है, कितने ज़्यादा अपने आप दिल को अपने संभाल कर रखता है। मोलस्का में बेटा ऑक्टोपस में ही पूछा जाता है, और ज़्यादातर 3 मिलते हैं, जैसे स्नेल वगैरह है उनमें भी 3 ही होते हैं। 3 ही आपको बताना है ऑक्टोपस के, ठीक है। ठीक, भाई 3 है तो 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है, बिल्कुल वही बात है कि 2 अलिंद हो जाते हैं और 1 निलय हो जाता है। 2 अलिंद 3 वालों के लिए यही है, और 1 निलय, ये होता है बेटा, ठीक है। 2 एट्रियम हो जाते हैं और 1 वेंट्रिकल हो जाता है, ये होता है ऑक्टोपस के पास। ठीक, क्लियर। अच्छा सूरज, ठीक है प्यारे दोस्त, मैं चेक करूंगी कि क्या आप रिप्लाई कर, क्या आप कमेंट करना चाह रहे हो। सूरज मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करने की कोशिश, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं, अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का जो दिल होता है वो काम कैसे करता है ना, या आप लोगों के दिल से संबंधित आगे आने वाले कल की क्लास में जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ने वाले होंगे वो कौन कौन से पढ़ेंगे। तो एक तो मैं आपको दिल की क्रियाविधि समझाऊँ, कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे हृदय की क्रियाविधि, कि हृदय कैसे काम करता है। हृदय की क्रियाविधि पर मैं आपको कल का लेक्चर दूँ, यानी फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। हम लोग बात कर रहे होंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, आपका दिल कैसे काम करता है। एक तो हमें ये कवर करना ही करना है कल, और दूसरा हम लोगों को कवर करना है आप लोगों की हार्ट बीट, ठीक है। हमारा जो दिल होता है, हार्ट बीट, हमारे दिल को धड़काने के लिए दिल की धड़कन कैसी होती है, ये सब, दिल की धड़कन को कैसे सुना जाता है, ठीक है, हृदय धड़कन जिसको कहते हो, इस पर हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, कि दिल हमारा ब्लड प्रेशर कैसे बनाता है, ठीक है, दिल हमारा रक्तचाप कैसे बनाता है। तो ये पॉइंट्स होंगे कल की क्लास में, और कोशिश करेंगे कि कल ही इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर पाए। तो ये और मेन पॉइंट इस चैप्टर से आपके बचे हुए हैं, जिनको हम लोगों को कल के लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो हृदय की क्रियाविधि मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझा रही हूँगी। फ्लो चार्ट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे जिससे सारी लैंग्वेज आपको वहीं क्लियर हो जाएगी। हार्ट बीट आपके दिल की कैसी होती है, ठीक है, किस में कितनी हार्ट बीट होती है ये, और आपका दिल की कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं जो आपका ब्लड प्रेशर बनाती हैं, इनके बारे में बात कर रही हूँ। तो कल की क्लास में ये पॉइंट्स हम लोगों के चलेंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ जी बेटा, पूरी कोशिश रहेगी कि 11 अप्रैल तक आपको सफिशिएंट जो सिलेबस है वो दे दिया जाए, ठीक। चलो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।